नमस्कार फ्रेंड्स। पीएमसी हिंदी के स्वाद है सीरीज़ में मैं लीना भारती आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष एकर्ट टोले की बुक अ न्यू अर्थ के दूसरे भाग के साथ उपस्थित हुई हूँ। पहली वीडियो में हमने ईगो के बारे में जाना, जो वेरियस रोल्स ये हमारे जीवन में प्ले करती है उसके बारे में जाना कि जब हमारा मन किसी चीज़, व्यक्ति या विचार के साथ खुद को आइडेंटिफाई करने लगता है तो ईगो एग्जिस्टेंस में आती है। फिर उन चीज़ों को, व्यक्तियों को ही वो अपने जीवन का अभिन्न अंग समझना शुरू कर देता है और जो बीइंग का आनंद है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हमारी धरती पे अगर कोई दुख और सफरिंग है या विभिन्न विभिन्न जो धर्म है, देश है, उनके बीच भी जो युद्ध चल रहा है वो सब इस ईगो के कारण, हमारी इस दोषपूर्ण सोच के कारण ही है, जिसके कारण हम दूसरे के नज़रिए को नहीं समझ पाते। जो वेरियस रोल्स जो बहुत ही सटल वे में ईगो हमारे लाइफ में प्ले करती है उसके बारे में जानकारी दी है कि कैसे ये हमारे बिहेवियर को, हमारे रिलेशंस पे असर डालते हैं और हमें इनके प्रति कैसे अवेयर रहना है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि जब हम ये रोल, ईगो का रोल माता पिता निभाने लगते हैं, वो इस रोल में आ जाते हैं, तो किस तरह बच्चों पे इसका असर पड़ता है। अगर आपके बच्चे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें केयर करें, प्रोटेक्ट करें, नर्चर करें, हेल्प करें, गाइड करें, लेकिन उन्हें स्पेस दें, क्योंकि जो भी वो करने आए हैं इस जीवन में वो कर सकें। खलील जिब्रान के शब्दों में, जो आपके बच्चे हैं वो संसार में आपके द्वारा आए हैं लेकिन वो आपके नहीं हैं। मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट्स अपने जीवन में कभी ना कभी इस रोल में आ जाते हैं कि जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अब बच्चा चाहे 40 की उम्र भी पार कर चुका हो, जब ऐसा रोल ज़बरदस्ती खेला जाता है तो बच्चे और पेरेंट्स में कोई ऑथेंटिक रिलेशनशिप नहीं रहता। पेरेंट्स कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम वो सब हासिल करो जो मैं नहीं कर पाया, तुम दुनिया में बड़ा नाम कमाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, मुझे निराश मत करना। यहाँ इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम वही करो। और अगर बच्चा इसे नहीं मानता तो उसे गिल्ट की फीलिंग दी जाती है, उसे अनकंफर्टेबल किया जाता है, क्योंकि ईगो की यही डिमांड होती है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी आप अपने को इस पैटर्न में देखो तो बहुत सचेत और अवेयर होकर इससे बाहर आने की आवश्यकता होती है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो ईगो की ग्रिप में है। तो अगर आप उन्हें ये कहोगे कि आप ईगो के ग्रिप में हो या आप बेहोशी में ऐसा बिहेव कर रहे हो तो उनकी जो ईगो है और डिफेंसिव हो जाएगी। लेकिन कई बार इस बिहेवियर के प्रति जब हम नॉन रिएक्टिव होते हैं तो उनका वो बिहेवियर अपने आप ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसा ना हो फ्रेंड्स, तो वो कहते हैं, एकर्ट टोले कहते हैं कि बहुत इसको पर्सनली ना लेते हुए बहुत कंपैशन के साथ आपको अपने पेरेंट्स को ट्रीट करना चाहिए और खुद के लिए भी बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है अपने रिएक्शन के प्रति कि मुझे तो सपोर्ट ही नहीं मेरे पेरेंट्स करते, या मैं जैसा हूँ मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। उसके साथ कई बार
और थॉट्स भी माइंड में आ जाती हैं जो कि पास्ट से कंडीशनड होती हैं। अगर ऐसे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं तो उनके प्रति अवेयर हो जाइए कि ये सिर्फ विचार है और कुछ नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको वैसा बिहेवियर दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी चेतना भी इतनी विकसित नहीं हुई, वो अवेयरनेस के उस लेवल तक नहीं पहुंचे जहां वो खुद को रोल से डिसआइडेंटिफाई कर सके। एकर टोले कहते हैं कि आपका रिलेशन आपके बच्चे के साथ तब तक अधूरा है जब तक आप बीइंग के प्रति उदासीन हो। आप कितना भी अपने बच्चे के लिए करें वो इनफ नहीं है जब तक कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग एक सजग चेतना के रूप में उसके साथ मौजूद नहीं। हर बच्चे को में प्रेम पाने की चाहत होती है, उसे अटेंशन चाहिए, वो चाहता है उसे बीइंग के लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाए। तो जब आप अपने बच्चे को सुनते हो, देखते हो, टच करते हो, किसी काम में उसकी हेल्प करते हो, बिल्कुल शांत और अवेयर रह के, उस प्रेजेंट पल में रह के जहां आप और कुछ नहीं चाहते, तब आप बीइंग के लिए जगह बना रहे होते हो। तब आप माता पिता की तरह नहीं होते, तब आप एक प्रेजेंस होते हो, एक स्टिलनेस होते हो, एक सजगता होते हो जो बहुत ही ध्यान से देख रही है, सुन रही है, टच कर रही है। और तभी आपके बच्चे के साथ एक ऑथेंटिक रिलेशनशिप बनता है। लेकिन अगर हम फॉर्म बेस्ड अटेंशन देते हैं, जो कुछ ना कुछ करने या इवैल्यूएशन के साथ जिसका कंसर्न है, जैसे होमवर्क कर लिया, कमरा ठीक कर लिया, ब्रश अच्छे से किया है, ये मत कर, वो मत कर, तो इस तरह जो मोस्ट वाइटल डायमेंशन है उस रिलेशनशिप में वो मिसिंग होता है। फ्रेंड्स, लाइफ की मास्टरी इसी में है कि हम ह्यूमन और बीइंग को बैलेंस कर लें। फिर वो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का राज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान इसी तरह सोचता है कि अगर पास्ट में ये ना हुआ होता तो मैं बहुत खुश रहता, या अगर फ्यूचर में ये हो जाए तो मेरे जीवन में बस सुख ही सुख है, या इस पल जो हो रहा है वो ना हो तो बस फिर मेरी लाइफ में शांति शांति है। हर इंसान की अगर हम कहानी देखें वो इसी तरह सोचता है कि इस कारण मेरे जीवन में दुख है। जबकि अगर हम ये जो पल है, ये प्रेजेंट मोमेंट है, अगर हम इसके साथ शांति में हैं तभी हमारा जीवन शांति में हो सकता है। लेकिन ईगो कहती है कि अगर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए तो ही मेरे जीवन में शांति आ सकती है। तो वो कहते हैं कि ईगो जानती है कि अगर कोई भी पल है वो यही प्रेजेंट मोमेंट है जिसमें जीवन को जिया जा सकता है, और ये प्रेजेंट मोमेंट ही शक्तिमान है। लेकिन ईगो कभी भी उस प्रेजेंट पल में रहना नहीं चाहती, क्योंकि प्रेजेंट पल में ही सजगता है, और ईगो और अवेयरनेस कभी भी एक साथ टिक नहीं सकते। वो कहते हैं तो फिर ईगो से पार होने के लिए हम क्या करें, कि जो भी थॉट आ रहा है बस उस थॉट के प्रति अवेयर हो जाए। जब ये शिफ्ट हमारे अंदर आती है कि हम सोचने की बजाय उस सोच के प्रति अवेयर हो जाते हैं कि जो थॉट आ रहा है, जो फीलिंग आ रही है वो मेरे अंदर चल रही है, उसके प्रति जब हम अवेयर हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो अवेयरनेस है वह किसी भी विचार या भावना से बहुत गहरी होती है। और जैसे जैसे हम इस अवेयरनेस का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है कि विचार आने से पहले ही ये सजगता आ जाती है। तो बस यही एक तरीका है ईगो से पार जाने का। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी वर्ल्डली पोजेशंस को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें महसूस होता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कुछ महत्वपूर्ण हूँ, मेरी इमेज बड़ी हो गई है।
ये सब कौन महसूस करता है? ये सब ईगो ही को चाहिए। ये ईगो ही हमारी महसूस करती है ये सब। तो जितना वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति में ईगो ज़्यादा होता है, उतना ही वो दूसरे के नज़रिए को समझने में को अच्छी तरह नहीं समझ पाता। तो जब दूसरे के नज़रिए को नहीं अच्छी तरह समझ पाता, तो जो भी कोई सिचुएशन होती है, तो उसका ब्लेम वो दूसरे पे डालता है। वो कहता है इसके कारण ये हुआ। फिर वो विक्टिम मेंटालिटी में भी रहना उसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस कारण ये एक अटेंशन लेने का तरीका है, तो इस कारण ईगो को एनर्जी मिलती है। किसी भी रिलीजन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग अपने बिलीफ के साथ खुद को इस तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर कोई दूसरा उनके साथ सहमत नहीं होता, तो उन्हें लगता है कि उनकी जो एग्जिस्टेंस है वही खतरे में है। तो फिर वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, मरने मारने पे उतारे हो जाते हैं, कि उन्हें लगता है कि अगर मैंने इस समय खुद को ना बचाया तो मेरा जो अस्तित्व है वो ही मिट जाएगा। एकर टोले कहते हैं कि जब भी हम अहंकार रहित होकर कोई भी कार्य करते हैं, तो वो कार्य ही हमारी आध्यात्मिक साधना बन जाता है। जब लोग बीमार होते हैं, तो कई बार उनकी ईगो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वो बीमारी के साथ खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। अपनी बीमारी का रोना बार बार रोते हैं, दूसरे को कहानी सुनाते हैं, जिससे उन्हें सिंपैथी लेना अच्छा लगता है, तो ईगो और स्ट्रांग हो जाती है। तो ऐसे लोग फिर उनको रिकवर होने में भी बीमारी से बड़ा लंबा समय लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब बीमार होते हैं तो बहुत काइंड और जेंटल हो जाते हैं, बहुत विजडम वाली बात करते हैं, लेकिन जैसे ही बीमारी से ठीक हुए फिर वो वैसे ही अहंकारी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब वो बीमार होते हैं तो जो एनर्जी लेवल्स उनकी बॉडी में वो कम हुए होते हैं, और बहुत सी एनर्जी बॉडी हीलिंग के लिए ले लेती है, तो माइंड के पास इतनी एनर्जी बचती नहीं कि वो ईगो भरी सोच सोच सके, क्योंकि ईगो को बहुत अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। फिर कलेक्टिव ईगो की वो बात करते हैं कि कई बार लोग किसी सामूहिक हित के लिए निस्वार्थ भाव से अपने आप को किसी काम में लगा देते हैं। उन्हें कोई पर्सनल रिवॉर्ड नहीं चाहिए, कोई पहचान नहीं चाहिए, कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, और इससे उन्हें सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वो इस तरह ईगो से मुक्त हो सकते हैं, या उनका ईगो पर्सनल से कलेक्टिव ईगो में बदलना शुरू हो जाता है। तो हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते रहना है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है खुद को प्रूव करने की, खुद को सही सिद्ध करने की, दूसरे को गलत सिद्ध करने की, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को गलत सिद्ध करने की, तो समझ लीजिए कि आपका जो पर्सनल ईगो है वो कलेक्टिव ईगो में बदल गया है। उसके बाद एकर टोले पेन बॉडी की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि जो भी लोग सोचते हैं उनमें से जो अधिकांश भाग है वो अपने आप सोचते हैं, वो जानबूझ के नहीं सोचते, वो इनवॉलेंटरली वो सोच उनके अंदर चलती रहती है। जैसे हर फिजिकल ऑर्गेनिज्म का एक इंटेलिजेंस होता है, वैसे ही हमारी बॉडी का भी एक इंटेलिजेंस है। जब भी माइंड कोई थॉट सोचता है, बॉडी उसके प्रति रिएक्ट करती है। जो इमोशंस प्रोड्यूस होती हैं वो बॉडी का रिएक्शन है उन थॉट्स के प्रति। इसके अलावा बॉडी की एक सीधी प्रतिक्रिया भी होती है किसी सिचुएशन के प्रति, कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां हमारी सर्वाइवल को खतरा है, तो हम हमारी जान बचाने के लिए हमें या तो उस सिचुएशन से भागना है या भिड़ना है, तो उस वक़्त बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है कि आप देखोगे हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाती है,
और एक इंटेंस एनर्जी हम अपने अंदर फील करते हैं, ताकि हम फाइट या फ्लाइट मोड में जा सकें। तो ये जो बॉडी का रिएक्शन है, इसका इमोशन से कोई लेना देना नहीं। ये लगता ऐसे ही है कि ये इमोशंस है, बट ये इमोशन नहीं होती। वो कहते हैं ये बॉडी की बाहरी स्थिति के प्रति होने वाली सीधी प्रतिक्रिया है, जो कि एनिमल्स में भी पाई जाती है, जिस कारण वो क्रोध का, हिंसा का आदि को व्यक्त करते हैं। अब बॉडी इंटेलिजेंट तो है, लेकिन वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि कोई सिचुएशन सचमुच हो रही है या आप उसे सोच रहे हो। सपोज आप कंफर्टेबल बेड पे लेट के बहुत ही भय के, चिंता के, गुस्से के थॉट सोच रहे हो। अब जैसे थॉट्स हैं वैसा बॉडी के में तो रिएक्शन आना ही आना है। अब आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, सांस बढ़ गई, बॉडी में एनर्जी बिल्ड हो गई। अब सचमुच में तो कोई शेर या चीता है नहीं जिससे भिड़ना या भागना है। अब वो जो, ये तो मन की कल्पना है, तो जो एनर्जी बिल्ड होगी अब उसे रिलीज भी होना है, तो वो कहाँ जाएगी? वो या तो हमारे कुछ पार्ट तो उसका हमारे माइंड में चला जाता है, थॉट्स, उससे और थॉट्स बनते हैं उसी तरह के नेगेटिव थॉट्स, और कुछ हिस्सा पॉइजन बन के हमारे हार्मोन्स में चला जाता है, जो कि फिर हमारी बॉडी के फंक्शंस में वो डिसरप्ट करता है, उसमें खराबी डालता है। वो कहते हैं कि जब हम पूरी तरह इन थॉट्स के साथ एक हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं ही ये थॉट हूँ, तब ईगो का जन्म होता है और ईगो की हम गिरफ्त में आ जाते हैं। फिर हम उस फिल्टर के थ्रू कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद, ये मेरा है, ये तेरा है, उस फिल्टर के थ्रू हर चीज़ देखते हैं, अपने पास्ट को भी, अपने फ्यूचर को भी, लोगों के बिहेवियर को भी। और फिर ये जो अनऑब्जर्व्ड थॉट्स हैं, ये एकर्ट टोले कह रहे हैं कि ईगो का हिस्सा है। तो अकेले जो अनऑब्जर्व्ड थॉट्स है यही ईगो का हिस्सा नहीं है, जो उसके साथ इमोशंस पैदा होती हैं, जो एनर्जी पैदा होती है, वो जो अनऑब्जर्व्ड इमोशंस हैं, वो भी हमारी ईगो का ही हिस्सा है। अब हमारे हेड में एक वॉइस चलती है, बहुत से थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट के साथ बॉडी का रिएक्शन हो रहा है। अब जैसा रिएक्शन है, जैसी फीलिंग है, जैसी इमोशन है, उससे मिलते जुलते फिर और थॉट्स बॉडी में, माइंड में आते हैं, तो उन नए थॉट्स की फिर नई फीलिंग बनती है। तो इस तरह हम एक लूप में फंस जाते हैं और एक इमोशनल एनर्जी हमारे अंदर बनना शुरू हो जाती है। कई बार कई लोग, अब हमारी जो ईगो है उसमें इमोशनल कंपोनेंट कितना है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। कईयों के लिए ज़्यादा होता है, कईयों के लिए कम होता है। कई व्यक्तियों में तो ये इतना होता है कि अपनी बात कहने से पहले थॉट बाद में आता है, उनकी बॉडी पहले रिएक्ट कर जाती है, रिएक्शन पहले हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि किसी को कोई थोड़ी सी बात कही, उसको एकदम से बॉडी में रिएक्शन, उसने हाथ उठा लिया और मारना शुरू कर दिया। तो ये एकदम से बॉडी का रिएक्शन है, जो कि वो कह रहे हैं कि अनकॉन्शियस एजम्पशंस जो हमारे अंदर ऑलरेडी पड़ी होती हैं उन कारण होता है। क्योंकि एक हल्का सा थॉट भी, वो जो हमारे अंदर वो अनकॉन्शियस एजम्पशंस हैं एनर्जी की फॉर्म में, वो एकदम से उन्हें ट्रिगर कर देती है, वो थॉट उन्हें ट्रिगर कर देता है और फिर बॉडी में एकदम से रिएक्शन आ जाता है। और ये सब एजम्पशंस आती कहाँ से हैं? बचपन से ही हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे को बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिला, उसे सिबलिंग्स की सपोर्ट नहीं मिली, उसका ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाया, तो उसके लाइफ में वो एक अज्यूम कर लेता है कि ज़िंदगी में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसी बहुत सी अनकॉन्शियस अजम्पशंस हमारे अंदर होती हैं। जैसे मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, आई एम नॉट वर्दी ऑफ
एनीथिंग, आई डोंट डिज़र्व लव, या पैसा तो मेरे नसीब में नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इन्हीं अजम्पशंस के कारण जो इंस्टेंट रिएक्शन कई बार हमारी बॉडी कर जाती है, जो थॉट ईगो को क्रिएट कर रहे हैं, अब बॉडी के पास उन थॉट्स के प्रति रिएक्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब विचारों का प्रवाह अंदर निरंतर चल रहा है और बॉडी उन थॉट्स के प्रति रिएक्ट कर रही है, तो वो जो एनर्जी नेगेटिव है, वो एनर्जी फिर फियर, एंग्जाइटी, एंगर, फिजिकल इलनेस के रूप में हमारी बॉडी में पैदा होती है। आज मेडिकल साइंस चाहे ये नहीं जानती कि ईगो का जन्म कैसे हुआ, पर वो ये ज़रूर कहती है कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। तो एकेर्ट टोले कहते हैं कि क्या पॉजिटिव इमोशंस हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, लेकिन हमें पहले ये डिफ्रेंशिएट करना है कि पॉजिटिव इमोशंस भी दो तरह की होती है। एक इमोशन होती है जिसे ईगो जनरेट करती है, और दूसरी एक गहरी भावना होती है, वो जो कहते हैं कि वो आपके बीइंग की, आपकी ट्रू नेचर की जो नेचुरल अवस्था है उससे निकल के आती है। जो ईगो द्वारा पॉजिटिव इमोशन क्रिएट हुई, उसका हमेशा अपोजिट होता है। कोई भी अच्छाई बुराई के बिना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी पे प्यार आया, लेकिन जैसे उसने कुछ आपके अनुकूल नहीं किया, तो वो जो प्यार है वो हेट्रेड में बदल जाएगा, क्योंकि ये जो भी ईगो द्वारा जनरेटेड इमोशंस हैं उसमें मैं, मेरे का भाव होता है, एक पॉजेसिवनेस होती है। जबकि वो कहते हैं कि जो ये गहरी भावनाएं होती हैं वो वास्तव में भावनाएं नहीं होती, वो बीइंग की अवस्थाएं हुआ करती है। बीइंग की स्टेट भले ही छिप जाए पर उसका कोई अपोजिट नहीं होता। ये भावनाएं बिल्कुल उसी तरह होती हैं जैसे हमारे अंदर लव, पीस, जॉय, क्योंकि ये हमारी ट्रू नेचर ही होती है। पार ऑफ नाउ में एक एकेर्ट टोले ने एक एग्जाम्पल दी थी दो बत्तखों की। उन्होंने कहा कि जब दो बत्तखें आपस में लड़ती हैं, तो वैसे तो वो ज़्यादा देर लड़ती नहीं है। लड़ाई के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में तैरने लगती हैं, और फिर दोनों ही अपने विंग्स को फ्लैप करके जो भी सरप्लस एनर्जी लड़ाई के दौरान बनी उसे ख़त्म कर देती हैं, और फिर शांति से तैरने लग जाती हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो एकेर्ट टोले कहते हैं कि अगर बत्तखों का माइंड भी ह्यूमन माइंड की तरह होता, तो फिर वो उस किस्से को, उस कहानी को अपने माइंड में बार बार याद करती और उसे ज़िंदा रखती। और वो कहानियाँ कुछ इस तरह होती कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इसने मुझे ऐसे मेरे साथ किया, ये तो ऐसे समझती है जैसे तालाब इसके बाप का ही हो। अब अगली बार अगर इसने ऐसा कुछ किया तो मैं इसे बहुत मज़ा चखाऊंगी कि ये जीवन भर याद रखेगी। तो ऐसी कुछ कहानियाँ हमारा मन भी हमेशा सोचता ही रहता है। और जहाँ तक वो कहते हैं कि बॉडी का ताल्लुक है, अब बॉडी ने तो जो थॉट आया माइंड में उसके प्रति रिएक्ट करना ही करना है। तो वो जो एनर्जी है एक इमोशनल एनर्जी के रूप में, एक इमोशनल कंपोनेंट ऑफ ईगो के रूप में हमारे अंदर स्टोर होता रहता है। हमें एकेर्ट टोले कहते हैं कि नेचर के हर प्राणी से शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ हम बत्तखों से क्या शिक्षा लेते हैं कि उनका मैसेज है कि पंख फड़फड़ाओ और आगे बढ़ जाओ, मतलब चलो छोड़ो, झगड़ा भी ख़त्म और किस्सा भी ख़त्म, आ जाओ वापस अपने उस प्रेजेंट पल में जिसमें जीवन है, जिसमें शक्ति है, जिसको हमें जीना है। लेकिन हमें अपना अतीत छोड़ने की आदत पड़ी हुई है। फिर वो एक ज़ेन कहानी को डिस्क्राइब करते हैं, दो सन्यासियों की कहानी
जिनका नाम, एक का नाम था तंजान तंजान और दूसरे का एकिडो। वो सड़क के किनारे जा रहे थे, बारिश का मौसम था, कीचड़ था सड़क पे। तो तंजान ने देखा कि एक युवती सड़क के किनारे खड़ी है। उसने बहुत महंगी पोशाक पहनी हुई है और वो सड़क को क्रॉस करने से डर रही है। उसे लगता है कि उसकी जो ड्रेस है वो कहीं गंदी ना हो जाए। तो वो क्या करता है कि उसे उठा के सड़क पार करवा देता है। उसके बाद दोनों चलने शुरू हो जाते हैं और 5 घंटे की यात्रा के बाद वो उस मंदिर पहुंचते हैं जहां उन्हें ठहरना था। तो वो जब वहां पहुंचते हैं तो जो एकिडो है वो तंजान को कहता है कि तुम्हें पता है कि हम सन्यासियों का महिला को स्पर्श करना मना है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो तंजान कहता है कि मैं तो उस महिला को 5 घंटे पहले ही छोड़ आया, तुम अभी तक उसे ढो रहे हो। हाँ, आज जरा सोचिए कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो एकिडो की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं। पास्ट हमेशा मेमोरीज के रूप में हमारे अंदर रहता है और अच्छी बात है, हम पास्ट से ही सबक लेते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये मेमोरी एक विचार बन जाती है और वो विचार हम पे हावी होना शुरू हो जाते हैं और हर विचार के साथ एक भावना होती है। तो एकर्ट टोले कहते हैं कि ऐसे विचार भावनाओं के साथ एनर्जी के रूप में हर एक के पास होते हैं, जिसे मैं पेन बॉडी कहता हूँ। और इसी पेन बॉडी के कारण कुछ हल्की सी भी चीज़ हो जाए, हमारी इमोशंस एकदम ट्रिगर हो जाती हैं और हम रिएक्ट कर जाते हैं, चाहे घटना कोई भी 15-20 साल पहले ही क्यों ना हुई। उसके बाद फ्रेंड्स वो बात कर रहे हैं इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पेन बॉडी की, कि कोई भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग जिसका पूरी तरह से सामना ना किया गया हो, जब वो उठ रही हो, जिसके तब ये ना जाना गया हो कि वो क्यों उठी, तो वो पूरी तरह खत्म नहीं होती। खासकर बच्चे जब ऐसी फीलिंग्स को महसूस करते हैं तो वो उनसे कोप नहीं कर पाते और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। तो बड़े होकर जब उन्हें अपनी इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता, तो जब भी वो कोई नेगेटिव इमोशन से गुजरते हैं या वो उसे दबाने की कोशिश करते हैं या उससे बचना चाहते हैं, और जब किसी भी फीलिंग को रिकॉग्नाइज ना किया गया हो, एक्नॉलेज ना किया हो, एक्सेप्ट ना किया हो, तो वो फीलिंग फिर गुस्सा, एंग्जाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, फिजिकल इलनेस के रूप में हमारे अंदर पैदा हो जाती है। तो वो कहते हैं कि जब किसी पावरफुल नेगेटिव इमोशन का पूरी तरह सामना नहीं किया जाता, उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता, तो उस नेगेटिव इमोशन का जो दुख है, उस दुख के जो अवशेष हैं वो हमारे अंदर रह जाते हैं। फिर वो सभी आपस में जुड़कर एक एनर्जी फील्ड बना लेते हैं, जो हमारे रोम रोम में, हमारे सेल, हर एक सेल में रच बस जाता है। तो ये जो चाइल्डहुड की पेन है, ये जो पेन बॉडी है चाइल्डहुड की, उसमें फिर एडोलसेंस की पेन ऐड होती जाती है, अडल्टहुड की पेन ऐड होती रहती है। और इस इमोशनल पेन में ज़्यादातर हिस्सा ईगो का ही होता है। अगर ईगो ही आपके जीवन का आधार है तो फिर ये इमोशनल पेन आपकी लाइफ लॉन्ग कंपेनियन बन जाती है। ये जो एनर्जी फील्ड है वो तो पुराना है, लेकिन जो इमोशनल पेन है वो आज भी अलाइव है, वो जिंदा है और उसे हम उसी तरह फील करते हैं। तो इसी को वो पेन बॉडी कहते हैं, संचित दुख। ये पेन बॉडी में वो कहते हैं कि केवल इंडिविजुअल का दुख नहीं होता, इसमें और दुख शामिल होते रहते हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री में असंख्य लोगों ने झेले।
जो युद्ध के रूप में अत्याचार, हिंसा, लूट-पाट जो लोगों के ऊपर हुई, या जो प्रतिदिन टीवी में हम समाचार देख रहे हैं, सीरियल्स सुन रहे हैं, उनमें जो दुःख है, वो सारा दुःख एक कलेक्टिव ह्यूमन पेन, एक पेन बॉडी के रूप में वो कहते हैं कि मानव के आज डीएनए में शामिल हो गया है, और अभी हम इस बात को जानते नहीं हैं कि जब भी कोई बच्चा धरती पे आता है, वो अपनी एक पेन बॉडी के साथ आता है। कई बार हम देखते हैं कि कई बच्चे बहुत खुश रहते हैं, जब तक उन्हें भूख ना लगे नहीं रोते, लेकिन कई बच्चे हमेशा ही रोते रहते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ किसी की अटेंशन चाहिए, क्योंकि वो एक हैवी पेन बॉडी के साथ आते हैं इस दुनिया में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी लाइट पेन बॉडी है वो स्पिरिचुअली ज़्यादा एडवांस्ड है, बल्कि कई बार इससे उल्टा होता है कि जिसकी डेंस पेन बॉडी होती है, कई बार वो अपनी उस इमोशन से, अपनी उस पेन से इस तरह परेशान हो जाता है कि उसे लगता है अब मुझे बस और नहीं, अब मुझे और नहीं चाहिए। तो फिर ये जो पेन है वो उसे मोटिवेट करती है अवेकनिंग की ओर। यही एकर टॉले के साथ हुआ कि एक रात जब वो अपने विचारों में इस तरह घिर जाते हैं कि वो कहते हैं कि अब मुझे आत्महत्या कर लेनी है, तो एक उन्हें सेल्फ अवेयरनेस होती है, एक अवेकनिंग होती है कि जब वो पाते हैं अपने आप को विचारों से अलग, कि जो उनके मन में विचार उठ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं उनसे अलग हूँ, तो वो इस तरह विचारों से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद कि पेन बॉडी जो है कैसे हमारे थॉट से एनर्जी लेती है। अब सपोज कोई घटना हुई, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया जिसमें आपने पेन को एक्सपीरियंस किया, उस पेन की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी आपके अंदर जो पेन बॉडी है उसके साथ मैच करती है, तो आपके अंदर की पेन बॉडी एकदम ट्रिगर हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। फिर आप देखोगे कि बहुत सी ऐसी मेमोरीज याद आने लगी जो बहुत पुरानी दबी पड़ी थी हमारे अंदर, वो भी एक्टिव हो जाती है, और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर एक एक ज्वालामुखी है जो छिपा पड़ा है, डोरमेंट स्टेज में है। दूसरा, ये तब कई बार एक्टिव होती है जब इसे भूख लगती है, इसे एनर्जी चाहिए होती है कुछ कुछ देर बाद। तो कई बार ऐसा कुछ ना भी हुआ हो, एक हल्का सा कोई सिचुएशन, या आप अकेले बैठे हो, आपके आसपास भी कोई नहीं है, फिर भी ये आपके थॉट्स नेगेटिव कर देगी, जिससे ये आपके फिर थॉट से ही एनर्जी लेना शुरू कर देगी, कि आप देखोगे बैठे बैठे ही आप बहुत नेगेटिव हो गए, आपको फेयरफुल, स्ट्रेसफुल थॉट्स आना शुरू हो गए। वैसे होता ये है कि पहले हमारा माइंड थॉट सोचता है, फिर बॉडी में उसका रिएक्शन आता है। लेकिन जब पेन बॉडी एक्टिव होती है तो पहले हमारे अंदर एक फीलिंग आएगी, हम उदासी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंग्जाइटी उसको फील करेंगे, लेकिन वो इतना इंस्टेंट होता है कि हम ये जान नहीं पाते कि पहले फीलिंग आई, उसके बाद फिर वो थॉट आता है। लेकिन फिर हम इस लूप में फंसते जाते हैं कि पेन बॉडी ने थॉट प्रोड्यूस किया, थॉट से फिर और फीलिंग गई, उससे पेन बॉडी को एनर्जी मिली, फिर वो और एक्टिव हो गई, उसने और थॉट्स पैदा करने शुरू कर दिए। इस तरह हम उन विचारों में इस तरह उलझ जाते हैं, इस तरह उन विचारों में बह जाते हैं कि हमें लगता है बस यही हम हैं। फिर हम अपने जीवन को, अपने पास्ट एंड फ्यूचर को, लोगों के जीवन को इस फिल्टर के थ्रू देखते हैं, और मन ऐसी बहुत सी कहानियाँ गढ़ना शुरू कर देता है, जिससे हमें लगता है कि हमारे जीवन में इतनी सफरिंग है, फिर हमें दुखी रहने की एक लत पड़ जाती है, और ये दुख भी सुखद लगता है पेन बॉडी को। वो कहते हैं कि ये बात नहीं है कि आप उस नेगेटिव थॉट की चेन को रोक नहीं सकते, पर आप रोकना नहीं चाहते, क्योंकि उस वक़्त पेन बॉडी आपके ज़रिए आप बन के जी रही होती है। वो जो दुःख है, वो उसकी भी आपको एडिक्शन हो जाती है, वो भी आपको अच्छा लगता है। अब चाहे कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, जब तक कि पेन बॉडी का पेट नहीं भरता,
ये सिचुएशन रहती है, हम ऐसे थॉट से घिरे रहते हैं। जब एक बार उसको पूरी एनर्जी मिल जाती है, फिर वो डॉर्मेंट स्टेज में चली जाती है और पीछे रह जाता है हमारा खोखला शरीर, जो कि बहुत सी बीमारियों के लिए ससेप्टेबल हो जाता है। किसी भी पेन बॉडी को वो कहते हैं कि इंटीमेट रिलेशनशिप्स, जो हमारे क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उसे पता है कि इनके क्या वीक पॉइंट्स हैं। तो जब भी उसे एनर्जी चाहिए वो उन्हें प्रोवोक करती है ताकि उनके अंदर रिएक्शन आ सके। अगर एक बार रिएक्शन पैदा करने में वो सक्षम नहीं, तो वो बार बार प्रोवोक करती है, जिससे कि उनके अंदर की पेन बॉडी भी एक्टिव हो। फिर दोनों पेन बॉडीज एक दूसरे से एनर्जी लेती है। कई बार कई लोग जैसे शराब पीने के बाद उनकी पेन बॉडी एक्टिव हो जाती है, तो फिर वो चीखना चिल्लाना, फिजिकल वायलेंस, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ये वो नहीं कर रहे होते, उनकी पेन बॉडी कर रही होती है। फिर जैसे वो इससे बाहर आते हैं, वो माफ़ी भी मांगते हैं कि आगे से फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो सेम बिहेवियर रिपीट होता रहता है तब तक जब तक कि उन्हें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। वो अपनी इस पेन बॉडी के प्रति सजग नहीं होते, इसको रिकॉग्नाइज करके इससे बाहर जाने की कोशिश नहीं करते। हो सकता है उसके लिए उन्हें किसी काउंसलर की हेल्प भी लेनी पड़े। और जब पेरेंट्स के बीच बार बार ये इमोशनल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़ होता है, वो होता उनकी पेन बॉडी के कारण ही है, लेकिन उसका बच्चों पे बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो एनर्जी के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, खासकर अपनी पेरेंट्स की एनर्जी के प्रति। तो जब वो ये सब होता देखते हैं, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में थोड़े दिन शांति रहती है, उसके बाद जब उनकी पेन बॉडी एक्टिव होती है तो फिर एक ड्रामा होता है, लड़ाई होती है, फिर वो शांत हो जाती है। लेकिन इस दौरान बच्चे वो जो पेरेंट्स की इमोशनल पेन है उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह ये जो पेन बॉडी है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। वो कहते हैं अधिकांश जो पेन बॉडीज़ है वो दोनों चीज़ें चाहती हैं, वो पीड़ा देना भी चाहती हैं, पीड़ित होना भी चाहती हैं, क्योंकि विक्टिम मेंटालिटी में भी उन्हें एनर्जी ही मिलती है। लेकिन कुछ पेन बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो या तो शिकार करना उन्हें पसंद है या शिकार हो जाना उन्हें पसंद है। लेकिन दोनों ही को फिजिकल वायलेंस या इमोशनल वायलेंस चाहिए अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए। कुछ कपल्स जिन्हें लगता है वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं, वो कहते हैं कि उनकी पेन बॉडी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, और पहली ही मीटिंग में ये तय हो जाता है कि कौन शिकार करेगा और कौन शिकार बनेगा। एकेट टोले कहते हैं कि जैसे बिल्ली अगर सोई भी हो तो वो इतनी अलर्ट अवेयर होती है कि उसे अपने आसपास पता चलता है कि क्या हो रहा है। इसी तरह हमारी पेन बॉडी है, वो किसी न, चाहे वो डॉर्मेंट स्टेट में होती है, लेकिन किसी न किसी स्तर पे वो एक्टिव होती है कि उसे इंतज़ार होता है कि बस एक हल्का सा ट्रिगर हो और वो एक्टिव हो जाए। इंटीमेट रिलेशनशिप जब तक किसी बंधन में नहीं बनते, जो पेन बॉडी है वो डॉर्मेंट रहती है। जैसे ही आप एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं तो वो फिर एक्टिव हो जाती है, और फिर कई बार लगता है कि ये तो वो व्यक्ति था ही नहीं जिसको मैंने चूज़ किया, या कहीं मेरी चॉइस में ही मैंने गलत चॉइस तो नहीं कर दी। वो कहते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति से शादी करते हो तो उसकी पेन बॉडी के साथ भी शादी करते हो। तो पार्टनर चूज करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए, पेन बॉडी तो हर एक के अंदर है, लेकिन वो डेंस पेन बॉडी ना हो, क्योंकि जिनकी डेंस पेन बॉडी होती है वो कभी भी डॉर्मेंट स्टेट में नहीं जाती, उसे हमेशा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कई बार कुछ व्यक्ति बहुत पोलाइटली बात करते हैं, स्माइल के साथ बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जैसे ही ऐसा हुआ जो उनके अनुकूल नहीं है, वो एकदम रिएक्ट कर जाते हैं।
एकदम उनकी टोन, बिहेवियर सब कुछ बदल जाता है। वो उनकी डेंस पेन बॉडी के कारण होता है, जिससे कि हमेशा ही एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो वो कहते हैं कि जब हम किसी को ऐसे व्यक्ति किसी को बार-बार उन्हें रिएक्शन की ज़रूरत होती है। वो बार-बार दूसरे लोगों को ड्रामा में खींचने की कोशिश करते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं, मुकदमे लड़ना, अपने एक्स पार्टनर के बारे में नफ़रत भरी बातें करना, ये सब उनकी जो डेंस पेन बॉडी है इस कारण होता है कि वो अ, सिचुएशन में और अपने रिएक्शन का अंतर नहीं जान पाते। वो सिचुएशन को अपने रिएक्शन के कारण और सफ़रिंग उनके जीवन में आ जाती है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस की कमी के कारण वो ये नहीं देख पाते कि जो सफ़रिंग है वो मेरे अंदर के पेन के कारण है और मेरा रिएक्शन उस सिचुएशन को और वर्स्ट बना रहा है। तो फिर वो ब्लेम उस पे डालते हैं कि इस सिचुएशन के कारण ये सब है। ऐसे ही डेंस पेन बॉडी वाले लोग कई बार किसी कॉज़ के लिए भी फाइट करते हैं और उसके लिए वो सक्सेसफुल भी रहते हैं शुरू-शुरू में। लेकिन बाद में उसी ऑर्गेनाइज़ेशन के बीच जिसमें वो काम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, उनके एनिमीज़ बनने शुरू हो जाते हैं। ये उनकी पेन बॉडी के कारण होता है, क्योंकि पेन बॉडी की हमेशा डिमांड होती है, उसे एनर्जी चाहिए होती है, उसे कॉन्फ्लिक्ट्स से एनर्जी मिलती है, तो वो ऐसा करती है। ये जो हिंसा, मार-धाड़ की फ़िल्में बनती हैं, ये क्या है? ये ये जो इंडस्ट्री वाले हैं, लोगों की पेन बॉडी के लिए फूड बेचते हैं। बड़ी-बड़ी नेगेटिव न्यूज़पेपर में हेडलाइन में दिखाई जाती है और लोग धड़ाधड़ उस न्यूज़पेपर को खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पेन बॉडी को ये सब सुख मिलता है उससे, एनर्जी मिलती है उससे। फिर वो बात करते हैं कलेक्टिव फीमेल बॉडी की, कि अर्थ प्लैनेट पे आज मेल एंड फीमेल एनर्जीज का डिसबैलेंस हो गया है, जिस कारण ईगो बहुत बढ़ गई है। हमने नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अपने बीइंग से हम कटते जा रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। जैसे जैसे ईगो बढ़ी, तो पुरुषों ने इस धरती पे कंट्रोल करना चाहा, तो उसके लिए महिला शक्ति को डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी था। तो उन्होंने महिलाओं को बच्चे पैदा करने और पुरुषों की एक प्रॉपर्टी है इस तक सीमित कर दिया। आज जो महिलाओं में पेन है वो बाहर की सिचुएशन नहीं है, वो उनकी इंटरनल पेन है की तरह वो महसूस करती हैं इसे। वो एक फीमेल पेन की तरह उनकी अंदर स्टोर हो चुकी है और इसमें एडिशन की जो बलात्कार, मारपीट, सती प्रथा या उन्हें जो यातना दी जाती थी, एक छोटा सा कारण भी, अगर वो जंगलों में अकेले घूम रही है या उसे पशु पक्षियों से प्रेम है, उसी को कारण बना के उसे एक डायन है, उसे वो राक्षस है, ऐसी उपाधि देके उन्हें फिर मार डालने से भी हिचकिचाहट नहीं होती। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, इवन आज के समाज में भी। तो ये जो सब पेन है, एक फीमेल पेन बॉडी की तरह उसके अंदर समा गई है। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, लोग अवेयरनेस के साथ जीने लगे हैं और जो ईगो की पकड़ है वो ढीली होती जा रही है। इसी तरह वो नेशनल पेन बॉडी, रेशियल पेन बॉडीज़ की भी बात करती हैं कि जो कंट्रीज़ अभी नई बनी हैं उनमें जो पेन बॉडी कम होती है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है। लेकिन जो पुरानी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए, उसमें मिलियंस ऑफ जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं उन्होंने कितने सालों तक स्लेवरी को उन्हें स्वीकार करनी पड़ी, जिस कारण अमेरिका ने इकोनॉमिकली प्रोग्रेस किया। लेकिन वो जो पेन है आज उनकी कलेक्टिव पेन बॉडी बन गया है और आज वो दोनों लोग ही सफ़र कर रहे हैं, जिनके अंदर वो पेन है
जो शिकार बने या जिन्होंने शिकार किया, तो वो ये पेन बॉडी के कारण ही होता है। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कितना पर्सनल अमाउंट है, कितना आपकी नेशन से आया है या आपकी रेस से आया है, आपको इससे पार अपनी अवेयरनेस के साथ ही जाना पड़ेगा। और अगर किसी ने आपके साथ बहुत गलत भी किया हो, तो भी उसको ब्लेम करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसे थॉट्स सोचते हो, तो आप अपनी ही पेन बॉडी को एनर्जाइज़ कर रहे हो। तो अगर इस धरती पे हमें स्वर्ग लाना है, इस बुराई का खात्मा करना है, तो वो कहती हैं कि ये सब मनुष्य की सजगता से ही हो सकता है, और यही ट्रू फॉरगिवनेस भी है। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम इस दोषपूर्ण सोच से कैसे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं और कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपने जीवन को जिया जा सकता है। लेकिन इस प्रेजेंट मोमेंट के साथ दोस्ती करने में हमारी जो ईगो है वो कैसे रुकावट डालती है, और कैसे हम अपने भीतर के आकाश को, वो जो भीतर की शांति है, जो स्टिलनेस है, जो कि ईश्वरीय शांति है, इस संसार की शांति नहीं है, उसे हम कैसे महसूस कर सकते हैं जीवन की हर परिस्थिति में। हम उसे कैसे बनाए रख सकते हैं तब भी जब सिचुएशंस हमारे अनुकूल ना भी हो। तो फ्रेंड्स, ये सब हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। उस वीडियो में भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नमस्कार।